हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास लेक्चर। इसमें मैं आप लोगों की चैप्टर 2 की जो क्लास 8 की मैंने शुरुआत की थी उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगी। पिछले पार्ट्स में मैंने चैप्टर 2 के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, वो सब पार्ट जाके ज़रूर देख ले। यहाँ पे मैं आप लोगों की चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स MCQ और मैच द फॉलोइंग जो आपके सामने है उसको आप नोट डाउन कर लें। इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको इग्नोर ना करें और नोट डाउन कर लें। मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझाती हूँ। वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके लिखते जाए, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, Why are virus considered as being at borderline between living and non-living things? वायरस को borderline क्यों बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में? मीन्स नाइदर इट इज़ सेट फुल्ली लिविंग थिंग और नॉर इट इज़ सेट फुल्ली नॉन लिविंग थिंग। ऐसा क्यों होता है? उसको लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज क्यों नहीं किया गया, बॉर्डर में क्यों रखा है? बिकॉज वायरसेज आर फ्लोटिंग इन एयर और आर सेटल्ड ऑन अ डोर नॉब, दे आर नॉन लिविंग। वायरस जब हवा में रहते हैं या फिर कोई डोर में सेटल्ड रहते हैं तो वो नॉन लिविंग रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग उसको क्रिस्टलाइज करके जार्स में स्टोर कर सकते हैं बहुत सालों के लिए, जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर। हाउएवर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, जब भी वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज शो करते रहते हैं। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वो उस सेल को इफेक्ट करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो इससे क्या पता चला, एक बार वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर, एक बार वायरस का लिविंग कैरेक्टर। देयरफॉर वायरस आर कंसिडर्ड एज बीइंग एज बॉर्डरलाइन बिटवीन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? हाउ इज़ दिस प्रोसेस यूजफुल इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़? फर्मेंटेशन क्या होता है और ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस थ्रू विच शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसको एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट, शुगर या कार्बोहाइड्रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अल्कोहल या ईस्ट में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल या ईस्ट में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे? ईस्ट। ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ये यूज़फुल है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। ये 3 प्रोसेस में होता है, मतलब फर्मेंटेशन का 3 काम होता है। फर्स्ट क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। बेकरी मीन्स केक इंडस्ट्री, बेसिकली बेकरी मीन्स केक इंडस्ट्री। तो फर्मेंटेशन वहाँ पे कैसे काम करता है? फंजाई लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फंजाई जैसे कि ईस्ट जो होता है वो फटाफट रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डफ और बैटर कॉजेज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक्स इट फ्लफी। ये गैस जब उस बैटर में, जिस चीज़ का भी घोल बना हुआ है उसमें जब मिक्स होता है तो वो उस बैटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है और उसको फ्लफ़ी बनाता है। जो केक और जो इडली हम लोग खाते हैं वो कुछ टाइम के बाद फ्लफ़ी होता है, वो इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में ये फर्मेंटेशन का काम होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस मीन शराब से रिलेटेड कोई भी चीज़। फंजाई जैसे कि ईस्ट जो है, इट कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज़ दैन यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस। मतलब जैसे जो फंजाई है जैसे कि ईस्ट, वो कन्वर्ट करते हैं नेचुरल शुगर को। अब ये नेचुरल शुगर कहाँ से आते हैं? वो शुगर जो फ्रूट्स में रहते हैं वो तो नेचुरल शुगर ही है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है। तो वो नेचुरल शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में और फिर ये अल्कोहल से अल्कोहल की जितनी भी चीज़ें हैं अल्कोहल रिलेटेड वो सब बनती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट नहीं हो तो हमारा जो पृथ्वी है वो हिप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बन जाएगा। मतलब वो पूरा बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा हम लोग का पृथ्वी में। डेड प्लांट्स मतलब मुर्दों के प्लांट्स और डेड प्लांट्स और एनिमल का बहुत बड़ा ही पहाड़ बन जाएगा। ऐसा क्यों? मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आंसर क्या है? डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू CO2 एंड न्यूट्रिएंट्स। मीन्स डिकम्पोजर जो है वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक
मैटर जो प्लांट और एनिमल है उसको डिकम्पोजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है। डिकम्पोजर्स वो हुए जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और उसको वापस से एयर, वाटर एंड सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सो अगर वो हमारे अर्थ में नहीं रहे या फिर अर्थ से कहीं चले गए तो हमारा जो अर्थ है उसमें वी विल बी सीइंग एवरीवेयर डेड बॉडीज़ एंड प्लांट। एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब हम लोग को खुद से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिले। इसलिए डिकम्पोजर्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो लेट्स सी इट। मुन्ना ऑब्जर्व्स द यील्ड ऑफ वीट। मुन्ना का एक तो फील्ड था जिसमें वो वीट उगाता था, उसमें वो एक साल देखा अपना वीट को, मतलब अपना वीट का खपत को देखा। क्या देखा वो? हैज़ रिड्यूस्ड इन द करेंट ईयर। उसका नॉर्मली जो होता था उससे इस साल कमी हुआ। He gets the soil tested and report confirm the deficiency of one particular nutrient। वो उस मिट्टी को लैब में लेके गया और उसका टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया तो पता चला कि एक न्यूट्रिएंट का कमी है। Accordingly he is advised to grow peas after harvesting wheat। तो उसी के लिए उसको मुन्ना को ये सजेस्ट किया गया कि तुम जब वीट का खेती तुम्हारा हार्वेस्ट हो जाए, मतलब जब तुम उसको काट दो तो उसके बाद तुम पीस का खेती करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द न्यूट्रिएंट फाउंड इनसफिशिएंट। कौन सा न्यूट्रिएंट था जो मुन्ना का खेत में नहीं था जिसके कारण उसका वीट का जो यील्ड था वो करंट ईयर में कम हुआ, मीन्स उसका वीट कम होगा। सो कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी था? इट वॉज नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक ग्रोइंग पीस विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल। ऐसा क्यों लगता है कि पीस ग्रो करने से सॉइल को रिप्लेसमेंट होगा? पढ़ते राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक association in the root nodules of leguminous plant and enriches the soil with nitrogen content। मीन्स राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स का रूट में, रूट नोड्यूल्स में। रूट क्या हो गया? जो प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के नीचे हो, तो वहाँ राइजोबियम रहता है। तो पीस भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है, मतलब मटर छिमी का जो पौधा होता है वो भी लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें राइजोबियम रहता है जो कि हेल्प करता है सॉइल को टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। तो अब नाइट्रोजन कंटेंट या न्यूट्रिएंट जब जैसे ही वापस आएगा वैसे ही इट विल हेल्प द फार्मर टू ग्रो वीट इन दैट फील्ड। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई डज इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग इट इन विंटर। इट मीन्स हम लोग को ज़्यादा समय क्यों लगता है दही को जमाने में विंटर सीजन में एज़ कम्पेयर टू समर सीजन? क्यों? क्योंकि इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई इन समर। इट मीन्स समर का सीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। तो जो बैक्टीरिया होता है वो समर सीजन में बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है जिसके कारण दही जल्दी जमता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि समर सीजन में दही जो है वो जल्दी जमता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ आर द फॉलोइंग डिजीजेज ट्रांसमिटेड। ये सब जो भी डिजीज़ है जो भी क्वेश्चन में है वो सब कैसे ट्रांसमिट होता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी में कैसे पहुंचता है। फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया कैसे पहुंचता है? मॉस्किटो के थ्रू। पर कौन सी मॉस्किटो होती है? इसका नाम होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सेकेंड है कॉमन कोल्ड, जो हम लोग को नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। थर्ड है टिटनस। टिटनस जो बीमारी होता है वो कैसे होता है? मिट्टी के थ्रू, सॉइल के थ्रू। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके थ्रू हो जाता है। एंड फोर्थ इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो ख़राब सड़ा हुआ खाना या हम लोग जो सड़ा हुआ पानी पीते हैं उसके थ्रू होता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड गिव टू एग्जाम्पल ऑफ दीज। एंटीबायोटिक्स का 2 एग्जाम्पल देना। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक केमिकल है। एंटीबायोटिक केमिकल्स है जो प्रिवेंट करता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग द लाइफ प्रोसेस। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस का
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का लाइफ प्रोसेस को इनहिबिट करता है, लाइफ प्रोसेस को घटा देता है, ताकि हम लोग का बॉडी वेल रहे, हम लोग का बॉडी में कोई बीमारी ना हो। हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग सुने हैं कि डॉक्टर हम लोग को एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस को घटा देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी हम लोग को डॉक्टर जो एंटीबायोटिक दे उसका फुल डोज हम लोग को खाना चाहिए, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ से ख़त्म हो जाए। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स जो है फंजाई और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक आर टेट्रासाइलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू ई नंबर, जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में किस टाइप से हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट फूड आइटम। फर्स्ट क्या है, कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, दही और चीज़ बनाने में बहुत हेल्प करता है। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है कर्ड बनाने में, मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया करता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ बनाने में भी यही रोल प्ले करते हैं। ओके, सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी, मतलब बेकरी इडली केक बनाने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फंजाई लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फंजाई जैसे कि ईस्ट जो होता है वो बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब 1 से 4, 4 से 10 इस टाइप का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को डफ या बैटर, मतलब जो भी घोल बनाते हैं उसमें यूज़ कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो भी डफ हम लोग जो भी बैटर बना रहे हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिससे कि वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत ही अच्छा मीन्स बहुत ही यूजफुल रूल होता है। फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल विच इज़ देन यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस। फंजाई जैसे कि ईस्ट हो गए वो कन्वर्ट करता है नेचुरल शुगर को, नेचुरल शुगर जो सीरियल और फ्रूट में रहता है उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, और वो अल्कोहल बाद में अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में काम आता है। ओके, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें रीजंस बताना है ये सब के लिए। फर्स्ट है, ईस्ट इज़ एडेड टू द बैटर यूज टू मेक डोसास। ईस्ट को हम लोग उस बैटर में यूज़ करते हैं जो हम लोग डोसा बनाते हैं। क्यों करते हैं? Fungi like yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide. This gas, when trapped in duff or batter, causes it to increase in volume and makes it fluffy and soft. Fungi जैसे कि yeast जो है वो बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण वो सब जो गैस है वो जब डफ या बैटर में मिक्स होता है तो वो उसका वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, जो डोसा है उसको फूलने में मदद करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 नंबर का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। ये हम लोग को हमेशा से बोला गया है, सिखाया गया है कि सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो क्यों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट मे गेट लॉज्ड इन बिटवीन आवर टीथ। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हम लोग का दांत में भी, हम लोग का दांत के बीच में जहाँ खाना फंस जाता है वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया ग्रो करता है। वहाँ पे वो लोग एसिड्स छोड़ता है, वो लोग अपना एसिड छोड़ता है जो कि इनेमल को, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, उसको तक कोरोड कर देता है। इसलिए ये बोला जाता है कि ब्रश करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई खाना ही ना फंसा हो। अगर खाना ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया भी वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन पिकल कैन कॉज इट टू बैड सून। मीन्स अचार में अगर नमक का कमी हो तो उसके कारण अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्यों? सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट जो है वो जब अचार में डाला जाता है तो वो वाटर कंटेंट को कम करता है, मतलब वहाँ से पानी को हटा देता है। पानी हट जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता वो लोगों को ग्रो करने के लिए। देयरफॉर फूड जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व रहते हैं। इसलिए अगर सॉल्ट का कमी हुआ तो वो खाना प्रिजर्व नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम के लिए, वो पिकल ज़्यादा प्रिजर्व नहीं रह सकता, वो ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर D क्या है, फूड फ्रॉम पफ्ड और लार्ज कैन शुड बी कंज्यूम्ड।
शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। फूड जो होते हैं इन लार्ज कैन से, जो बड़े बड़े कैन से, उनको हम लोग को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड फ्रॉम पफ्ड और इन लार्ज कैन शुड नॉट, बिकॉज दिस इंडिकेट स्पॉयलेज ऑफ फूड। ये हम लोग को बताते हैं कि खाना जो है वो ख़राब हो चुका है, वो पॉइजन हो चुका है, दैट इज़ कॉन्टामिनेटेड फूड। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? व्हेन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम वन शुड टेक ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, थॉट फूड शुड नेवर बी रीफ्रोजन। मतलब कि जब हम लोग फ्रिज से निकाल के कोई खाना खाते हैं तो हम लोग को उतना ही निकालना चाहिए जितना हम लोग को खाना है, उसको हम लोग को ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। और अगर ज़्यादा निकालते हैं तो उसको बाद में रीफ्रोज, मतलब उसको वापस से फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि when using frozen food item one should take out only the required quantities, thawed food should never be refrozen। thawed food means जो extra हम लोग निकाल लेते हैं, because some are killed by freezing। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीजिंग से मर जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीज करने के बावजूद भी सर्वाइव करते हैं, फ्रीज़ करने के बावजूद भी सर्वाइव करते हैं, पर उतने एक्टिव नहीं होते हैं। और जैसे ही हम लोग उसको वापस से खाना को निकालते हैं तो वो वापस से रिवाइटलाइज हो जाते हैं, मीन्स वो फिर से ताकतवर हो जाते हैं। और फिर उसको रखते हैं तो फिर उनका शक्ति कम हो जाता है, फिर निकालते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो दैट कॉजेज़ हार्म टू आवर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज़ेज स्प्रेड? कम्युनिकेबल डिजीज़ेज कैसे स्प्रेड होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जो डिजीज़ होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। वो कैसे होता है? एयर, वाटर, इंसेक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट से। क्या है? सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज़। क्या क्या वेज है ये डिजीज़ को प्रिवेंट करने के? फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट है क्या होते हैं? दो पैथोजन उसको कैसे किया जा सकता है? बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। थर्ड क्या है? कॉलेरा। कॉलेरा को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, मींस कचरा को अच्छा तरीका से डिस्पोज करके और साफ पानी को पी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैथोजन जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं, वायरस affect dogs and bacteria cattle। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मोहन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, मोहन बॉट समोसास फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर एंड एट इट। मोहन जो है वो रोड साइड से समोसा लेके आया और उसको खाया। आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट नॉसिया एंड स्टार्टेड वोमिटिंग। कुछ समय के बाद उसका सर दर्द होने लगा, उसको उल्टी होने लगा, उसको एब्डोमिनल रीजन्स में बहुत पेन होने लगा और उसको डायरिया हो गया। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर इस कंडीशन? इस कंडीशन का क्या रीज़न हो सकता है? What is it called? इसको क्या बोलते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? So, the reason of having severe pain in abdominal region is because of consumption of contaminated food। वो ज़रूर से ही ख़राब खाना खाया होगा। इसको क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। और ये कैसे प्रिवेंट होता है? बाय वैक्यूम पैकिंग और पास्चराइजेशन। बहुत सारे प्रोसेस है फूड पॉइजनिंग के जिसको मैंने पार्ट 4 वीडियो में कवर अप किया, उसको ध्यान से ज़रूर देख लें। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ which diseases the following children are most likely to suffer from? कौन सा डिजीज़ बच्चा लोगों को इससे most likely means ज़्यादातर होता है? रामू drinks water from a nearby lake। रामू एक लड़का है जो कि सामने से, अपने घर के सामने से पानी पी लेता है, घर के सामने वाले लेक से। तो वो पानी जो है ना इधर बॉयल है ना ही उसको डिसइंफेक्ट किया हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है। तो इससे कौन सा बीमारी हो सकता है? कॉलेरा। ओके, नेक्स्ट क्या है? आशु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। आशु जो है रोज़ नहीं नहाता है, वो अपना हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, तो इससे कौन सा बीमारी होगा? रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्या है? पुलकित हैज़ बीन बिटन बाय एन इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग। पुलकित को एक रास्ता में चलता हुआ बीमार कुत्ता काट दिया, तो उसके कारण उसको रेबीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? सोहन इज़ लिविंग इन एन एरिया वेयर द मॉस्किटो पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। सोहन एक ऐसा जगह में रहता है जहाँ पे मॉस्किटो का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ही डज़ नॉट यूज़ अ मॉस्किटो नेट और इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम। वो वहाँ पे मच्छरदानी का भी यूज़ नहीं करता और ना ही कोई इंसेक्ट मीन्स ओडोमॉस और वैसे कोई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का। तो उसको कौन सा बीमारी हो सकता है? मलेरिया। एंड लास्ट वन इज़ मोहन वॉज विथ 2 of his friends who were coughing and sneezing। मोहन अपने 2 दोस्तों के साथ था जो खांस रहे थे और छींक रहे थे। One of these friends did not keep a handkerchief in front of his mouth while coughing and sneezing। उसका एक दोस्त खांसते और छींकते समय अपने मुंह को कवर नहीं किया, तो उससे उसको कौन सा बीमारी हो सकता है? कॉमन कोल्ड। सो हियर दिस वीडियो एंड्स।
यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो गाइस, डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, और मेरे प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर से चेक कर ले। आप लोगों की ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 साइंस की मैंने पूरी कवर अप कर दी है। कोई भी क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या फिर जो मुझे जानते हैं वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।